नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर। मैं वाईफाई स्टडी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अनअकैडमी का ही एक पार्ट है। बच्चों, हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने देखा कि ब्लड प्लाज्मा किस प्रकार से अपना कार्य करता है। इसके बाद में फिर हमने चर्चा करी ब्लड सेल यानी रक्त कोशिकाओं के बारे में, और हमने देखा कि रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली आरबीसी, जिनको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, जिनको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और तीसरी होती है प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। यही डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 5 से 7 दिन होता है। और अगर हम बात करें प्लेटलेट्स के बारे में, तो 7 से 8 दिन का जीवन काल इसमें होता है। अगर इस प्रकार से देखा जाए, तो इस प्रकार से आप इनकी संख्याओं के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होती है, जबकि अगर हम देखें प्लेटलेट्स की संख्या के बारे में और डब्ल्यूबीसी की संख्या के बारे में, तो दोनों की संख्या जो है वो आरबीसी की तुलना में कम पाई जाती है। ठीक है। अगर हमने कल एक और चीज को डिस्कस किया था कि सबसे अधिक पाई जाने वाली अगर रक्त में कोई कोशिका है, तो वो कोशिका आपकी आरबीसी होती है, और सबसे कम पाई जाने वाली जो कोशिका होती है वो डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है। प्लेटलेट्स जो है वो एक मध्य स्तर का काम करती है, यानी मध्य संख्या के अंदर पाई जाती है। अब देखो बच्चों, कल हमने एक और बात को चर्चा किया था कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के मध्य संख्याओं का अनुपात 600:1 है। इसके अलावा हम लोगों ने चर्चा करी थी कि आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायक होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी अपने शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करने में सहायक है। साथ साथ ही हमारी बॉडी को मजबूती प्रदान करती है। इसके बाद हमने चर्चा करी थी प्लेटलेट्स में कि प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। अब बच्चों, रक्त का थक्का कब जमना चाहिए? तब जब चोट लगती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रक्त का थक्का अधिक जमने के कारण रक्त वाहिनियां ब्लॉकेज हो जाती है, और अगर रक्त वाहिनियां ब्लॉकेज हो जाएं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और फ्लोएशन ऑफ ब्लड पूरी तरीके से हार्ट और ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, और इस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसके बाद में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स तीनों ही रक्त कोशिकाएं हैं, और जब हमारे शरीर में कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उससे बनने वाली जो स्टेज होती है वो कैंसर स्टेज कहलाती है। अगर हम बात करें मानव शरीर के बारे में, तो चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिका हो, अगर वो लगातार विभाजन करती है और अनियंत्रित विभाजन करती है, तो उससे पैदा होने वाला जो नया प्रोडक्ट है वो कैंसर ही माना जाता है। इस प्रकार अगर आरबीसी लगातार अपनी संख्याओं से ज्यादा अधिक संख्या के अंदर प्रोड्यूस होती है, तो वो स्टेज पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। जबकि डब्ल्यूबीसी अगर अत्यधिक संख्या के अंदर प्रोड्यूस होती है, तो वो स्टेज ल्यूकीमिया कहलाती है। जबकि प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाना थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइथीमिया, इस प्रकार के कैंसर्स को जन्म देते हैं। आइए बच्चों, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे रक्त समूह के बारे में। ये जो रक्त समूह है इसको ही हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप। आप सभी को बच्चों पता होगा कि जो रक्त समूह है वो भी रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसी की वजह से हम अलग अलग प्रकार से रक्त को विभाजित कर सकते हैं, उनमें विभेद उत्पन्न कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं आज रक्त समूह के बारे में। सबसे पहली चर्चा तो है कि इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में की थी, तथा इसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बच्चों, अगर हम देखें इस प्रकार से, तो आप खुद सोचिए कि 1901 में सबसे पहले रक्त समूह खोजा गया। ठीक है। अब उनकी ये खोज 1927 तक चली। कितनी चली? 1927। यानी कहीं जाकर 27 साल में एबीओ रक्त समूह बना। कौन सा रक्त समूह बना? एबीओ ग्रुप बना। ठीक है बच्चों। उसके बाद में फिर इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहां पर देखिए तो बच्चों, 2 क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं। सबसे पहला, एबीओ ब्लड ग्रुप की संपूर्ण खोज
कब तक हुई? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1940। अगर इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो अब हमें ये क्या जानना है? हमें ये जानना है कि यहां पूछा जा रहा है कि संपूर्ण एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज कब की गई। संपूर्ण एबीओ का मतलब क्या होता है बच्चों? संपूर्ण एबीओ का मतलब है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये कंप्लीट एबीओ कहलाता है। तो ये कंप्लीट एबीओ कब खोजा गया? तो ये खोजा गया 1927 तक। आई बात समझ में? अगर आपसे सिंपली तौर पर यह कहा जाता कि रक्त समूह की खोज कब हुई, जैसे अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन देखा जाए और आपसे कहा जाए कि रक्त समूह की खोज हुई, तब आप यहां पर आंसर में 1901 लिखेंगे। और कई बार सवाल पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? कॉल लैंड स्टीनर द्वारा खोज की गई। यहां पर एक और सवाल उठता है बच्चों, यहां देखो 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन होता है कि कार्ल लैंड स्टीनर को नोबल कब मिला? तो नोबल प्राइज कब दिया गया? तो ये दिया गया 1930 में। तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि रक्त समूह की खोज कब हुई, तो आप बताएंगे 1901 में हुई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप कब खोजा गया, तो खोजा गया 1927 के अंदर। ठीक है, बी सही है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा खोज हुई, तो आप क्या बताएंगे? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा खोज हुई। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कार्ल लैंड स्टीनर को नोबेल प्राइज कब मिला, नोबेल पुरस्कार सम्मानित कब किया गया, तो आप बताएंगे 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए बच्चों अब देखो बात करते हैं। लैंड स्टीनर ने प्रतिजन यानी एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा, जो कि है ए, बी, ए बी और ओ। देखो बच्चों यहां पर आप जो प्रतिशत के रूप में बात कर रहे हैं ना, ये जो आपको सेगमेंट दिया गया है ये वाला, बेटा ये सेगमेंट मैं ये एक प्रोबेबिलिटी सेगमेंट है और ये इंडिया के सिनेरियो को देखकर दिया गया है कि अपने भारत में कितनी कितनी प्रतिशत है। ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से नहीं दिया गया है। एक्चुअल में मैंने इसको भारत के हिसाब से इसलिए दिया गया कि पुराने यूपीएससी और एसएससी के कुछ पेपर्स के अंदर ये प्रतिशत पूछ लिया गया था। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये 25% दे रखा है, तो अप्रोक्सीमेट 25 से 27.94% के आसपास माना जाता है। अगर हम बात करें बी के बारे में तो 39% के आसपास पहुंच जाता है, 35-39। ठीक है, ये भी 10 से 12% होता है। ठीक है, इसकी भी व्यक्तित्व जो होती है वो लगभग बी के आसपास ही होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर एक नोट करने वाली बात थी। नोट करने वाली बात क्या है कि विश्व में सर्वाधिक लोग ओ पॉजिटिव के होते हैं तथा सबसे कम लोग ए बी नेगेटिव यानी ऋणात्मक के पाए जाते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहां पर 2 क्वेश्चंस जो हैं वो उठते हैं। अब बताओ बच्चों 2 क्वेश्चंस कौन कौन से उठते हैं? तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, सर्वाधिक पाया जाने वाला समूह। अगर बात करें सर्वाधिक पाया जाने वाले समूह के बारे में तो यहां पर 2 स्ट्रीम आएंगी। एक तो आएगा विश्व और एक आएगा भारत। तो अगर आप बात करें विश्व और भारत में तो देखो भाई विश्व में सबसे ज्यादा ओ पॉजिटिव है, तो भारत में भी ओ पॉजिटिव होगा, लेकिन ओ पॉजिटिव के बाद में बी पॉजिटिव भी पाया जाता है। यही अगर हम बात करें दूसरे रेशियो के बारे में यानी सबसे कम पाया जाने वाला, तो यहां भी 2 सेगमेंट आएंगे। एक तो आएगा वर्ल्ड और एक होगा इंडिया यानी एक विश्व और एक भारत। दुनिया में सबसे कम
ए बी नेगेटिव है तो भारत में भी ए बी नेगेटिव होगा, लेकिन भारत में ए बी नेगेटिव के अलावा ओ नेगेटिव भी कम पाया जाता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा है, तो आप बात करेंगे किसके बारे में? ओ पॉजिटिव के बारे में। ठीक है, भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में अगर ओ पॉजिटिव और बी पॉजिटिव दे रखा है अलग अलग, तो आप बी पॉजिटिव को भी सही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों को साथ में नहीं लाया जाता, क्योंकि यूपीएससी के पेपर के अंदर मैंने देखा था कि इस सेगमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल एज इट इज जो मैं आपको बता रहा हूं सेम यही सेगमेंट दिए गए थे, कम और ज्यादा वाले। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ देखें तो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर ये ब्लड ग्रुप क्या है और किस प्रकार से इनका कार्य चलता है। बच्चों अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए के बारे में, तो ब्लड ग्रुप ए में सबसे पहली चीज क्या है कि इस प्रकार के वर्ग वाले व्यक्तियों में प्रतिजन यानी एंटीजन ए और प्रतिकारक या प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बी पाया जाता है, जो कि भारत के लगभग 25% व्यक्तियों के ए रुधिर का वर्ग होता है। देखो बच्चों, सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था कि ये वाला जो सेगमेंट मैंने लिया है ये किस हिसाब से लिया है? इंडिया के हिसाब से लिया है। तो इंडिया के मुताबिक सबसे ए वाला कितना है? 25% है, और बी वाला कितना है? 35% है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी होती है। देखो बच्चों, एंटीजन जो है वो लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाली प्रोटीन है। ये प्रतिजन होते हैं जो कि अपने रक्त को एक अलग पहचान देते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि रक्तों में विभेद उत्पन्न करने के लिए या विभिन्नताएं उत्पन्न करने के लिए प्रतिजन ही जिम्मेदार होते हैं, जिनकी वजह से किसी दूसरे का रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता। तो अगर हम रक्त के अंदर विभेद उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके बीच में डिफरेंस देखना चाहते हैं, तो बच्चों ये डिफरेंस कहां से उत्पन्न होगा? एंटीजन से उत्पन्न होगा। ठीक है, एंटीबॉडीज को मैंने आपको पढ़ाया था कि एक प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि रुधिर में अपने एंटीजन के खिलाफ ही काम करती है। तो याद रखना, जहां पर एंटीजन ए होगा वहां कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, हमेशा उसके विपरीत ही होगी। अब देखो बच्चों, यही अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप बी के बारे में, तो ब्लड ग्रुप बी में इस प्रकार के रुधिर में व्यक्तियों में सबसे ज्यादा जो प्रतिजन है वो बी होगा, और अगर देखा जाए इनमें जो प्रतिकारक है, जो एंटीबॉडी है, वो ए पाई जाती है। कुल मिलाकर यहाँ पर बात क्या की गई है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा एक दूसरे के विपरीत काम करने वाली है। जैसा कि हमने देखा कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए था, जबकि ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, और ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी पाई गई थी, जबकि ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी यहाँ पर ए पाई गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। भारत में लगभग 35% व्यक्ति बी रुधिर वर्ग वाले हैं, तो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो रक्त है वो कौन सा है? बी है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे ब्लड ग्रुप ए बी। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में, तो ब्लड ग्रुप ए बी जो है, इनमें एंटीजन ए व एंटीबॉडी बी दोनों ही पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनमें ए और बी दोनों ही प्रकार के प्रतिजन उपस्थित होते हैं, जबकि इनमें किसी प्रकार की कोई भी एंटीबॉडी, कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात इनमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें सार्वजनिक ग्राही या आप इसको यूनिवर्सल डोनर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल डोनर है, इसको सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। देखो बच्चों, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से सर्वग्राही समूह कौन सा है, तो आप बताएंगे कि सर्वग्राही समूह ए बी कहलाता है। ठीक है बच्चों, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पे नहीं आता। कई बार सिंपल रूप से, सामान्य रूप से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर सामान्यता आपसे पूछा जाए कि बताइए निम्न में से सर्वग्राही कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कि सर्वग्राही ए बी होता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में से पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि सर्वग्राही समूह हमेशा ए बी पॉजिटिव होगा। ठीक है,
अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, ब्लड ग्रुप ओ, इनमें प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं, यानी इनमें एंटीजन नहीं पाए जाते, जबकि प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही पाई जाती हैं। इसलिए इन्हें सार्वजनिक दाता, सार्वजनिक दाता मतलब यूनिवर्सल, सॉरी यहां पर मैंने डोनर लिख दिया था बच्चों, सर्वग्राही है तो यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं इसको, थोड़ा इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है, डोनर नहीं था, ग्राही मतलब रिसीवर, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी बच्चों। अगर हम बात करें यूनिवर्सल सार्वजनिक दाता के अंदर, तो ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा बच्चों, ये कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। तो आपके ए बी ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही है, जबकि ये क्या है, सर्वदाता है। आई बात समझ में बच्चों? देखो क्या लिखा है, भारत में 30% व्यक्ति ओ रुधिर वर्ग के हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओ पॉजिटिव भी ज्यादा पाया जाता है, बी पॉजिटिव भी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा भारत जो है वो बहुत बड़ा, बहुत विशाल है, इसीलिए इस हिसाब से जनसंख्या भी ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से भी इनमें अलग अलग प्रकार के रुधिर वर्गों में असमानताएं पाई जाती है। आप देखिए कि आप जितने भी चीजें आप देखते हैं अखबार में, जितने भी आप न्यूज एजेंसी के जो डेटा देखते हैं, वो डेटा किन आधारों पे होता है? मान लो अगर हम बात करें इन सभी डेटास के बारे में, तो क्या काम करते हैं कि किसी भी एक शहर से 100, 200, 1000, 2000, 3000 इस प्रकार से कोई एक कलेक्टिव डेटा दिखाया जाता है, उस डेटा के टेस्ट करवाए जाते हैं और उनके आधार पर ही रक्त समूह का वर्गीकरण किया जाता है कि कौन सा रक्त समूह कहां पर कितना पाया गया है। अब बच्चों इसके अंदर एक और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है कि जो विभिन्न ग्रुप वाले लोग हैं वो आज आए ही नहीं और समान ग्रुप वाले लोग ज्यादा आ गए। तो बच्चों ये जितनी चीजें आप पढ़ते हैं कि ये प्रतिशत ज्यादा है, ये कम है, इनका इतना नहीं होता। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये 99% ठीक होते हैं, लेकिन 1% में कहीं थोड़ी बहुत आम जो है ऊपर नीचे मामला हो जाता है, ठीक है। जैसे हालांकि अभी यूपीएससी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो ओ पॉजिटिव और बी पॉजिटिव दोनों को लगभग एक ही समान ही पाया जाना मानता है, लेकिन अगर हम बात करें सबसे कम पाए जाने वाले में, तो वो हमेशा ही और ए बी नेगेटिव को ही सबसे कम श्रेणी के अंदर मानेगा। तो थोड़ा सा अपवाद का विषय है। देखो बच्चों साइंस में बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी चीजों को लिखते हैं, सबके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो है वो जो है कंपैरेटिवली इक्वल होते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से समान नहीं आ सकते, क्योंकि विज्ञान तो नाम ही इस चीज का है कि जितना इसमें घुसेंगे उतना ही ज्ञान आपको मिलता रहेगा, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे बात करते हैं। देखो यहां पर मैंने यहां पर लिखवा रखा है कि मनुष्य के रक्त की विभिन्नता के कारण लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन यानी एंटीजन होती है। देखो बच्चों मैं इस चीज को बहुत ही आपको ढंग से अभी समझाऊंगा एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन शब्द का प्रयोग मैंने क्यों किया। ये चीज बच्चों मैंने जानबूझ के डाली है ताकि मैं आपको कोई एक चीज है जिसको मैं आपको याद दिला सकूं, और आप इस चीज को याद अगर एक बार कर लेंगे तो हमेशा आपका मामला हमेशा बिल्कुल ठीक बना रहेगा। आइए बच्चों अब देखो बच्चों केवल और केवल जो रक्त समूह है ए बी और ओ, ये चार ही नहीं है। अगर हम देखें तो ये सामान्य रूप से सबसे ज्यादा पाई जाने वाली रक्त प्रणाली है जो हम रक्त समूह ए बी और ओ को देखते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रक्त समूह है, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमको देखना है। तो देखो बच्चों अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1952 में एक नया रक्त समूह खोजा गया। इसकी खोज डॉक्टर YM बेंडे द्वारा की गई थी और ये रक्त समूह बॉम्बे अर्थात मुंबई में पाया गया था, इसलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रखा गया, ठीक है। इसका अन्य नाम H ग्रुप, OH ग्रुप और HH ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बच्चों देखें तो 1952 के अंदर 1952 के अंदर एक नया रक्त समूह मिला जिसको डॉक्टर YM बेंडे के द्वारा खोजा गया। एक्चुअल में उस वक्त बहुत सारे लोग मुंबई में निवास करते थे, तो एक माइग्रेंट थे ईरान के थे, मिडिल ईस्ट से आए थे वो। उन्होंने जब अपना CBC टेस्ट करवाया तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका रक्त समूह एक ऐसा रक्त समूह था जो और किसी के हिसाब से नहीं था। कहने का मतलब यह है कि ये वो रक्त समूह था जो भारत में इससे पहले नहीं देखा गया।
इस प्रकार से सर्वप्रथम हमने 1952 में एक नए रक्त समूह को खोजा गया। ठीक है, वो लोग ईरानी फैमिली, सॉरी ईरान से नहीं, ईरानी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके जेनेटिक यानी उनके आनुवांशिक जितने पैतृक लोग थे या उनकी आने वाली पीढ़ी थी, उनमें भी ये रक्त समूह देखा गया था। इसीलिए इस रक्त समूह को हमने अलग प्रकार से खोजा और ये भारत की सर्वप्रथम और रक्त समूह में सबसे अच्छी खोज मानी गई थी। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बॉम्बे में मिला, यानी ये मुंबई में पाया गया। यहाँ पर जो बॉम्बे है ये ए है, बॉम्बे के अंदर पाया गया, मुंबई में पाया गया, इसीलिए इसको मुंबई ब्लड ग्रुप या बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम पर रखा गया, जो कि भारत के लिए एक ऑनर की बात थी। देखो बच्चों, अगर हम बात करें, बहुत छोटी सी है, कि अगर हमारे भारत में कोई चीज, अगर हमें नई चीज खोजी जा रही है या हमारे भारत में जो पहले कभी नहीं खोजा गया है, तो उसका एक ऑनर मिलना चाहिए ना। तो बच्चों देखो, हमारे लिए कितनी बड़ी ऑनर की बात है कि आप खुद सोचिए कि पूरी दुनिया के अंदर एक नया रक्त समूह मिला और ये नया रक्त समूह भारत में मिला, तो अपने आप में हमारे लिए एक ऑनर बना। और आज तो वैसे भी 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो अपने आप में ही ये गर्व होता है इस बात को जानकर कि हमारी पीढ़ियां इस देश से संबंध रखती है या हम इस देश से संबंध रखते हैं, जिन्होंने अपने रक्त को बहाकर, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमको इस जगह पर पहुंचाया है। हम उन सभी को आज धन्यवाद करते हैं, उन सभी को आज हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से आज हम इस जीवन को अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। नहीं तो आप सोचो कि उन लोगों ने, हमारे दादाओं ने, हमारे परदादाओं ने गुलामी की जिंदगी को देखा, जबकि उन्होंने उस गुलामी को स्वीकार नहीं किया, अपना रक्त बहाया, लड़ाई करी, अन्याय के खिलाफ लड़ाई करी, और आज उन्हीं की बदौलत हम एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो इतने गौरव की बात है। ये हमारी साइंस में जो नई नई चीजें भारत की तरफ से खोजी जा रही है, तो ये भी तो हमारे लिए गौरव है। आप सोचिए कि इन सारी चीजों को अगर आप एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्ट करें, तो आपको खुद इस चीज को महसूस होगा कि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी, शहीद हुए, अगर वो हमारे भारत की इस तरह की तरक्की देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा में भी संतोष होगा कि आज हमारे लिए या हमारे द्वारा जो किया गया जो कार्य था, आज हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो बन रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा देखिए, मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूं, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आप कुछ ऐसा कीजिए कि कुछ ट्रिक बन जाए, सर आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम फटाफट उसको याद कर लें। मैं तभी बच्चों को कहता हूं कि बच्चों, अगर आप ट्रिक से पढ़ोगे तो आप 1 साल 2 साल 3 साल याद रख पाओगे, चलो कोई बात नहीं, ट्रिक से आपको सिलेक्शन मिल गया, छोटी मोटी जॉब पालोगे। लेकिन बच्चों, अगर आप अपने भविष्य को सच में उज्जवल बनाना चाहते हैं, अगर आप खुद चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन किसी अच्छे स्थान पर हो, आपका सिलेक्शन एसएससी के किसी अच्छे रैंक पर हो, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बने, आप चाहते हैं कि आप यूपीएससी क्लियर करके आईएएस जाएं, आरपीएससी क्लियर करके आरएस बने, इस प्रकार अगर आप अपना भविष्य सच में सुनिश्चित करना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हो, यूपी पुलिस में जाना चाहते हो, कहीं पर भी, तो मैं आपको ये कहूंगा कि जितना हो सके आप ट्रिक को छोड़कर उसकी जो भी टॉपिक है उसमें घुसने की कोशिश करो, उसको पढ़ने की कोशिश करो। बच्चों, याद नहीं होता, देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। जैसे कि कल कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा था और कहा था इस बारे में कि सर बताइए, ये साइंस तो याद ही नहीं होती है, किस प्रकार से हम इसको याद करें, क्या चीज करें। बच्चों, हम लोग याद करने का जो प्रोसीजर है ना, उसको बहुत गलत लेकर जा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम याद कैसे करते हैं कि हम एक कॉपी ले लेते हैं और साथ में सामने लेकर बैठ जाते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। बच्चों, कॉपी लेकर पढ़ने पर कभी साइंस याद नहीं होती। याद करने का जो क्रम है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाओ और साइंस को लिखना शुरू कर दो। बच्चों, ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना लिखोगे उतना आपका हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने अपने कॉपी और पेन को यूज करना शुरू कर दिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको कभी भी इस पूरे साइंस में कोई समस्या नहीं आएगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। अरे छोड़िए ये ट्रिक व्रिक के जमाने, हमको तो पूरा टॉपिक याद करना है और इस हद तक याद करना है कि टॉपिक की एक लाइन भी अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप उसका जवाब दे सको। बच्चों, जितना भी थ्योरी में आपको आज पढ़ा रहा हूं, उन थ्योरी के एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने अभी देखा, 1952 में नया रक्त समूह खोजा गया। पहला सवाल यही कि भारत में सबसे नया खोजा गया रक्त समूह कौन से सन में है, तो 1952 में है। दूसरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो दूसरी खोज डॉक्टर वाई एम बेंडे द्वारा
की गई। देख लो दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इस रक्त समूह का नाम क्या है? तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। चौथा सवाल, बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम क्यों रखा गया? क्योंकि मुंबई में मिला था, बॉम्बे में मिला था। मुंबई को 1952 में बॉम्बे के नाम से पुकारा जाता था, इसीलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रखा गया। अब पूछा जा सकता है इसका अन्य नाम कौन सा है? अब बच्चों ये अन्य नाम देता कौन है? ये अन्य नाम देते हैं WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वही हमारा इसको नाम देता है। आई बात समझ में? तो ये आपको H ग्रुप, OH ग्रुप, HH ग्रुप, ये जो नाम दिए गए हैं ये सारे के सारे WHO द्वारा ही दिए गए हैं। आइए बच्चों देखते हैं कि इनमें क्या क्या विशेषता है, किस प्रकार से ये एक से दूसरे को अलग करता है। देखो बच्चों, अगर मैं इसकी विशेषता के बारे में बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि इनमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, इसीलिए ये सभी रक्त समूह को दान कर सकते हैं परंतु किसी अन्य रक्त समूह को ग्रहण नहीं कर सकते। अभी हमने देखा कि ब्लड ग्रुप O के अंदर भी एंटीजन अनुपस्थित होता है, ठीक है, इसीलिए वो भी सबको दान कर सकते हैं। सर्वदाता समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। लेकिन जब उनको रक्त लेने की आवश्यकता होगी तो वो रक्त कहां से ले सकते हैं? केवल और केवल O नेगेटिव वालों से ही रक्त ले सकते हैं या O वालों से ही रक्त ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला भी सभी को रक्त दे सकता है, कहने का मतलब सर्वदाता है, परंतु जब इसको रक्त की जरूरत पड़ेगी तो इसको भी H ग्रुप वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति का ही रक्त लेना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, जितने भी ये ब्लड ग्रुप आप बिल्कुल स्पेशलाइज्ड ब्लड ग्रुप जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आप इन ब्लड ग्रुप्स को देखें तो ये इन ब्लड ग्रुप्स का जो लेखा जोखा होता है, जो डेटा होता है, वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो रखती है अपने पास में। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर इस प्रकार के कुछ 1000 लोग हैं, 2000 लोग, एक्चुअल में ये भी नहीं बताया जाता कि कौन किसका ब्लड ग्रुप है या फिर ये ब्लड ग्रुप में कौन कौन है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि अपने देश में एक विभिन्नता का माहौल है। अगर किसी में कोई यूनिक फीचर डेवलप हो जाए ना तो लोग उससे दरकिनार हो जाते हैं। और सच बताएं तो यही कारण है कि हमारे यहाँ पर ट्रांसजेंडर, यानी अगर हम बात करें हिजड़ों के बारे में, तो उनको आज भी इक्वालिटी नहीं दी गई है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल टच रखते हैं उनके प्रति। ठीक है, कई बार आपको लगा आपने इमोशनल टच दे दिया, अब चलो ठीक है, बहुत बहुत बुरा हुआ है, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, ये वो हम लोग बस यही सारी चीजें करते हैं। लेकिन अगर एक्चुअलिटी में अगर कोई ट्रांसजेंडर आपके घर आ जाए तो आप उसको 10 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब हम उनके लिए इन इक्वालिटी रखते हैं तो आप खुद सोचो, ये तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, अगर किसी को पता चल जाए तो किडनैप करके ले जाएगा और उसका बेचारे का रक्त निकाल कर बेच देगा माफिया के अंदर। तो इस प्रकार से ये सारी घटनाएं या जितने ब्लड ग्रुप हैं इनको क्या रखा जाता है? थोड़ा सा साइलेंट रखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ वहां के जो विशेष डॉक्टर्स हैं उन्हीं को पता होता है, और वो भी इसलिए क्योंकि अगर किसी एज ग्रुप वाले को एनीमिया हो जाए और उसको ब्लड की जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल से ही उस बंदे को बुलाकर उस एनीमिया वाले पेशेंट का इलाज किया जा सके। आ रही बात समझ में बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इंद्रा ब्लड ग्रुप के बारे में। देखो बच्चों, वाह मजा आ गया। एक और उपलब्धि देखो आप भारत की। देखो बच्चों, आप देखो, सोचो इस चीज के बारे में, मजा आ गया। आज स्वतंत्रता दिवस की क्लास ले रहा हूं और आप क्या मानेंगे, मतलब ये पढ़कर तो मुझे मजा ही आ गया है कि आप देखो, पहला ब्लड ग्रुप जो है नया यूनिक, हमने बॉम्बे ब्लड ग्रुप खोजा और दूसरा ब्लड ग्रुप यूनिक जो है वो इंद्रा के नाम से आ गया। ठीक है, इंद्रा मतलब यहां पर अभी हम पढ़ते हैं, चलो इंद्रा का मतलब एक्चुअल में है क्या, किस हिसाब से हम इंद्रा को कहते हैं। तो देखो, अगर बात की जाए इंद्रा ब्लड ग्रुप के बारे में तो 2015 में सूरत के बरछा क्षेत्र में एक रक्त समूह की खोज हुई जो कि WHO द्वारा इसका नाम इंद्रा रखा गया। आइए इसके बारे में बात करते हैं और बहुत जबरदस्त बात है, मजा आ जाएगा आपको। देखो बच्चों, क्या हुआ था 2015 के अंदर, सूरत का क्षेत्र है, वारछा क्षेत्र है, ये बरछा नहीं है, वारछा क्षेत्र है ये, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सही है, थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो जाता है। इस क्षेत्र में क्या हुआ, एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा था। इस ब्लड डोनेशन कैंप में, अब देखो बच्चों, ये दो कहानियां हैं। एक्चुअल में आपको दो कहानियां सुनाता हूं, जैसा कि हम लोगों ने इंटरनेट पर पढ़ा है या अपने प्रोफेसर से बात करी है, उन लोगों से पूछा है, या चीजें हमने जब तक पढ़ी है तब तक मैं आपको बता रहा हूं। इनमें दो कहानी, एक कहानी तो कहती है कि यहाँ पर सूरत में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और उसमें किसी व्यक्ति ने आकर, यानी वो लड़का है लड़की कुछ भी हो सकती है, वैसे देखा गया तो महिला ही है किसी रिसर्च के अनुसार,
उस महिला ने आकर रक्त दान दिया। जब महिला ने रक्त दान दिया तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर कोई भी रक्त उससे मैच नहीं किया गया था। जैसे ही रक्त मैच नहीं किया गया, उसको आगे फर्दर मुंबई में भेजा गया। वहां पर भी ये ब्लड, उनको लगा शायद बॉम्बे ब्लड ग्रुप का कुछ मसला है, लेकिन नहीं हो पाया। WHO से बात की गई तो वो ब्लड किसी से भी मैच नहीं करता था। इनमें कुछ इस प्रकार की चीजें थी जो अन्य किसी में नहीं पाई गई थी। तो बिल्कुल अपने आप से क्या हो गया, अलग हो गया। तब जाकर WHO ने इसका नाम इनरा दिया। यहां पर जो इनरा नाम है, इनरा नाम का शाब्दिक अर्थ एक्चुअल में क्या है, इनका मतलब है इंडिया, और RA रोगी का नाम है। अब रोगी का नाम मैंने आपको अभी भी बताया ना कि रोगी का नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर रोगी का नाम डिस्क्लोज कर दिया तो भाई साहब उसको उठा ले जाएंगे और उसका सारा जो रक्त है वो निकाल के बेच दिया जाएगा। दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी यह है कि सूरत के क्षेत्र के अंदर जिला अस्पताल के अंदर एक लेडी अपने आप को दिखाने आई थी, ठीक है। तो उसको कुछ कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बीमारी होगी, तो डॉक्टर ने उसको कहा था कि भाई ऐसा करो, आप जो है अपना ब्लड टेस्ट कराओ, CBC करवाओ, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंटिंग करवाओ। तो जब कंप्लीट ब्लड काउंटिंग करवाई गई तो उसके रक्त समूह के अंदर कुछ इस प्रकार की चीजें पाई गई कि वो किसी अन्य रक्त समूह से मैच नहीं कर पाया, और तब जाकर हमको ये नया रक्त समूह मिला। अब ये दोनों ही कहानी है, दोनों ही कहानी का एक जो मेन आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा या एक कोई अर्थ मिलेगा तो आपको ये पता चलेगा कि वो महिला थी, ठीक है। अब उसके जेनेटिक यानी उसके पैतृकों पे या उनकी पीढ़ियों पर ये टेस्ट चल रहा है कि एक्चुअल में ये ग्रुप कहां से आया, क्यों आया, कितने चीजें इसके अंदर है। अभी तक ये पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हो पाया है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। ऑफिशियली रूप से हमने इसको इतना ही जाना है कि इनरा नाम WHO ने पहले इसको दिया था, जो बाद में इनरो के नाम पर प्रतिस्थापित कर दिया गया या विस्थापित कर दिया गया। तो पहले इसका नाम था इनरा, जो इंडिया को प्रतीत करता था, और RA रोगी का नाम था। और बाद में जब लोगों ने, जब उनको कुछ और WHO को दिखाई दिया तो उन्होंने इस इनरा को इनरो के अंदर बदल दिया, ठीक है बच्चों। तो पहला नाम इनरा था, दूसरा नाम इनरो हो गया। तो देखा, दोनों चीजें जो है आपस में चलती रही। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, इस ग्रुप की विशेषता क्या है। अगर हम बात करें इस ग्रुप की विशेषता के बारे में तो ये किसी व्यक्ति किसी को रक्त ना तो ग्रहण कर सकता है और ना ही दान कर सकता है। यदि व्यक्ति का ऑपरेशन भी हो तो डॉक्टर को पहले उसके लिए रक्त लेकर रखना होगा। ओहो, ये बात तो खराब होगी भाई। अगर आप देखें तो इस प्रकार का जो ब्लड है वो किसी के अंदर नहीं पाया गया है। तो अगर इनको एनीमिया हो गया तो ऐसे क्षेत्र में क्या करेंगे, बड़ा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ना तो आप इसके अंदर किसी का रक्त चढ़ा सकते हैं और ना ही ये किसी को रक्त दे सकता है, ये सिर्फ इनरा वाले को ही देगा। तो WHO ने क्या काम किया, पूरे विश्व में टेस्ट करवाए, और जब पूरे विश्व में टेस्ट हुए तब इनको पता चला कि अपने यहाँ पर पूरे विश्व में 7 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये रक्त समूह पाया जाता है। तो कितने लोग हैं बच्चों, यहाँ 7 लोग ऐसे हैं जिनमें रक्त समूह पाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बिल्कुल यूनिक चीज होगी ना, 7 लोग अलग हो गए। तो अब पता है क्या काम किया WHO ने, WHO ने इन सब के जो बायोडेटाज हैं वो रख लिए। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब ये 7 ही लोग हैं ना, क्या आपस में अगर इनको कभी भी एनीमिया हो गया तो आपस में ब्लड का डोनेशन जो है वो किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है या फिर उसको दान किया जा सकता है, क्योंकि और तो ये किसी को रक्त ना तो दे सकते हैं और ना ही ले सकते हैं। इसीलिए इन चीजों को सही रखने के लिए, इनको बचाने के लिए ये सारा काम किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इन सभी ब्लड ग्रुप के एक छोटे से, चलो एक और ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, फिर पता करते हैं इसका मामला। गोल्डन ब्लड ग्रुप। अगर हम बात करें गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में तो गोल्डन ब्लड ग्रुप बिल्कुल नाम से ही गोल्डन है। गोल्डन का मतलब क्या हुआ कि क्या है भाई, ये यूनिक है बिल्कुल। क्या है ये, 1961 में सबसे पहले मिला, एक ऑस्ट्रेलियन महिलाओं में पाया गया। अब तक 43 लोगों में पाया गया है, लेकिन एक्टिव डोनर केवल और केवल 9 लोग हैं, ठीक है। अब ये भी देखो बहुत खतरनाक बात है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 43 लोगों में गोल्डन ब्लड ग्रुप पाया गया, और उन 43 में से 9 लोग ही ऐसे हैं जो रक्तदान कर सकते हैं। यानी बचे हुए जितने लोग हैं वो केवल और केवल रक्त को ग्रहण कर पाएंगे। तो आप सोचो कि ये चीजें थोड़ी सी खतरनाक हैं। अब देखो, अगर हम बात करें कि इसका नाम गोल्डन ब्लड ग्रुप क्यों रखा गया, तो ये एक वरदान भी है और अभिशाप है। कैसे है, इसमें RH कारक अनुपस्थित होता है।
अर्थात ये यूनिवर्सल डोनर है, परंतु यदि इस ग्रुप के व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता हो तो गोल्डन ग्रुप ही दान कर सकता है। ये स्वयं के ग्रुप का रक्त ही ले सकते हैं और इसके डोनर ब्राजील, कोलंबिया, जापान, आयरलैंड और अमेरिका में रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि 43 लोग जो हैं वो, अच्छा मैंने जो आपको अभी समझाया है, मुझे एक श्योर कीजिए कि आपको सच में ये चीज समझ में आई या नहीं आई। देखो 43 पीपल्स जो हैं वो इसके अंदर अभी तक पाए गए। अब देखो बच्चों, ये तो आगे की रिपोर्ट है, और भी आगे चीजें मिल जाएंगी इसके अंदर। अब इसमें 9 लोग ही रक्त दे सकते हैं, ठीक है, 43 में 9 लोग ही रक्त दे सकते हैं। किन को दे सकते हैं? इन 43 वालों को जरूरत पड़ेगी तब। लेकिन ये जो पूरे 43 लोग हैं ये किसी को भी रक्त डोनेट कर सकते हैं, सिर्फ रक्त ले नहीं सकते। आ रही है बात समझ में? अभी आपको मैं थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में समझाता हूं। इसके बाद में ये RH कारक अनुपस्थित होने के कारण इसको RH नल के नाम से जाना जाता है। नल का मतलब होता है अनुपस्थित होना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए निम्न में से RH नल कौन सा रक्त समूह होता है? तो गोल्डन ब्लड ग्रुप होता है। बच्चों अभिशाप है, वरदान है। वरदान तो ये है कि बहुत कम लोगों में पाया गया है और सबको दान करने में सक्षम है। और अभिशाप क्या है कि जब खुद को जरूरत पड़ेगी तो डोनर नहीं मिलेगा, इसीलिए अभिशाप भी है। तो वरदान भी है और अभिशाप भी है, ठीक है बच्चों। अब देखो चर्चा करते हैं अब इसके बारे में। यहां पर अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप के अंदर जो हमने बात करी सबसे पहले बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में, थोड़ा इसको नीचे लिख लेता हूं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, अगर हम बात करें बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में, इंडिया में खोजा गया 1952 के अंदर, ठीक है। इंडिया की खोज थी। और बॉम्बे नाम क्यों रखा गया? क्योंकि मुंबई के अंदर खोजा गया था। दूसरा अगर हम देखें इनरा के बारे में, तो भाई इनरा के बारे में क्या स्टोरी थी? इनरा के बारे में स्टोरी थी कि इसको इनरा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि IN प्रेजेंट करता है इंडिया को और RA पेशेंट का नाम है। किसका नाम है? पेशेंट नेम है। पेशेंट नेम को क्या रखा जाता है? डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो यहां पर डिस्क्लोज नहीं किया गया, ये जानते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल इसमें पूछा जाता है कि नया नाम कौन सा है? तो यहां पर नया नाम होगा इसका इन रो, ठीक है, इन रो है। इसकी क्वालिटी क्या है कि किसी को रक्त नहीं दे सकता, ठीक है, इसे जरूरत पड़ेगी तो इन रो वाले ही इसको रक्त दे पाएंगे। अगली बात समझ में। लेकिन जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो एक्चुअल में क्या है? वो यूनिवर्सल डोनर है। आगे बात समझ में। यूनिवर्सल डोनर है, सबको रक्त प्रदान कर सकता है। लेकिन बच्चों जब इसको रक्त लेना होगा तो इसको किसका लेना पड़ेगा? बॉम्बे ब्लड ग्रुप का या H ग्रुप का ही रक्त इसको मिल सकता है। बस जबकि ये मुसीबत में किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है, जबकि इनरा के साथ ऐसा नहीं है। ये तो ना तो दान करते हैं और ना ही ग्रहण करते हैं। आगे बात समझ में। यही अगर हम लोग देखें तीसरा चीज, बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो गया। अब तीसरा हमने क्या देखा था? गोल्डन ब्लड ग्रुप। अगर हम बात करें गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं RH नल। RH नल क्यों कहते हैं? क्योंकि RH एब्सेंट है, अनुपस्थित है। अगर अनुपस्थित है तो क्या हो गया? RH नल हो गया। अगर हम बात करें इसकी विशेषता के बारे में, गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में, तो क्या है बच्चों? यूनिवर्सल डोनर है भाई। ये भी क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, सभी को रक्त दे सकता है। लेकिन जब इसके रक्त लेने की बारी आएगी तो ये ग्रहण करने के लिए इसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? गोल्डन ब्लड ग्रुप की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब देखो अभिशाप। अभिशाप क्यों है? क्योंकि सबको रक्त देने के बावजूद भी इसको रक्त लेने के लिए किसकी जरूरत है? गोल्डन ब्लड ग्रुप की है। और वरदान क्यों है? क्योंकि सभी को रक्त दे सकता है, ठीक है, सर्वदाता है। आई बात समझ में। तो ये अलग अलग प्रकार से जो ब्लड ग्रुप है इसके बारे में आपको पता चला कि किस प्रकार से कौन से ब्लड ग्रुप का क्या डिस्कशन है। अगर इनमें से आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई है, आप मुझे कमेंट करके आप इस चीज को जरूर बताना कि सर ये पार्ट मेरे को समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हम और इसको अगले लेक्चर के अंदर अच्छे से समझाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी। चलिए एंटीजन एंटीबॉडी हम यहां पढ़ते हैं। अगर हम बात करें एंटीजन के बारे में,
एंटीजन कहलाते हैं प्रतिजन। ठीक है बच्चों, प्रतिजन क्या है? प्रतिजन ऐसी प्रोटीन है जो आरबीसी की सतह पर पाई जाती और ये ग्लाइको प्रोटीन होती। ठीक है बच्चों, एंटीजन का दूसरा बात आप ये भी कह सकते हैं कि ये हानिकारक कण है, क्योंकि ये वायरस और बैक्टीरिया में भी शामिल होते हैं, क्योंकि वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, बाहरी आवरण जो होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन का ही बना होता है। मैंने आपको अभी बोला था ना, ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में आपको सही तरह बताऊंगा। तो वायरस, बैक्टीरिया, इन सब में ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है और ग्लाइकोप्रोटीन पाने वाले पदार्थ जो हैं वो एंटीजन कहलाते हैं। मतलब क्या है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूं कि एंटीजन हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मुझ में बी एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे एंटीजन मेरे लिए नुकसानदायक नहीं है। क्यों नुकसानदायक नहीं है? क्योंकि इनको ओवरकम करने के लिए मेरे पास में एक नई चीज है और उसका नाम है एंटीबॉडी। मतलब मेरे शरीर ने मेरे लिए एक प्रतिरक्षी प्रोटीन बना रखी है जो मेरे एंटीजन को ओवरकम कर देती है। क्या कर देती है? इसको ओवरकम कर देती है, यानी इसको पूरी तरीके से सफल नहीं होने देती है। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से आप ग्लाइकोप्रोटीन को आप एंटीजन के रूप में लिखते हैं, जबकि एंटीबॉडी आपके इस एंटीजन को, अगर सही बात करना तो उसको कंट्रोल में रखने का काम करती है। जैसा कि मैंने आपको एंटीबॉडी का बताया था, क्या है ये? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, क्या करती है? शरीर की रक्षा करती है। अब आप सोचो, एक तो हानिकारक है, एक रक्षा कर रही है, इसलिए मैं क्या कहूंगा कि एंटीजन व एंटीबॉडी एक दूसरे के प्रति विपरीत कार्य करते। ठीक है, एक दूसरे के प्रति विपरीत कार्य करेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया ना, जो मेरे लिए एंटीजन है वो मेरे लिए ठीक है, ठीक है, उसको मेरी एंटीबॉडी कर देंगी। कुछ आपके अंदर है वो आपके लिए ठीक है। इसी प्रकार से तो हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी ब्लड ग्रुप को। देखो बच्चों, जैसे आप बैक्टीरिया के बारे में बात करें, अगर आप बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है, बैक्टीरिया है, एंटीजन है, आपकी बॉडी को नुकसान करता है? नहीं करता ना, उल्टा आपकी पाचन शक्ति को ठीक कर देता है। तो हर बैक्टीरिया, हर वायरस खराब नहीं है, वो एंटीजन है। क्योंकि अगर वो कुछ भी 3-5 करें कुछ भी अगर वो 3-5 करेंगे तो उनको संभालने के लिए कौन है हमारे पास में? एंटीबॉडी है। अगर कुछ भी 3-5 करेंगे ना, मार देगी उसको, खत्म कर देगी, बिल्कुल किल कर दिया जाएगा उसको। तो वो क्या काम करते हैं? अपने हद में रहकर जो है आगे की प्रोसीजर को बढ़ाते हैं। अब देख लेते हैं इसकी परिभाषा। प्रतिजन यानी एंटीजन, ये आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, 2 प्रकार के होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं, रक्त समूह का निर्धारण करने में सहायक है। यही अगर हम बात करें एंटीबॉडी, तो रक्त प्लाज्मा में होती है और ये भी 2 प्रकार की होती है और ये प्रोटीन से बनी होती है। और कौन सी प्रोटीन होती है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, हम एक लाइव सेशन करेंगे और उस सेशन के अंदर हम इन सारी चीजों को रिपीट करेंगे, पूरा रिपीट करेंगे हम, और सारे क्वेश्चंस जो है इसके अंदर से हम लोग उठाएंगे। अब देखो बच्चों, यहां पर आपको 2 महत्वपूर्ण डिफरेंस मिले। पहली चीज तो ये हुई कि जो एंटीजन है, जो प्रतिजन है, वो कहां पर पाए जा रहे हैं? ब्लड आरबीसी के अंदर पाए जा रहे हैं, जबकि जो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी है वो कहां मिल रही है? ब्लड के प्लाज्मा में मिल रही है। तो एंटीजन ब्लड सेल में और प्लाज्मा, और वो एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर मिल रहे हैं। ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए प्रतिजन कहां पाए जाते हैं और एंटीबॉडी कहां पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में 3 प्रकार की
जो प्रोटीन पाई जाती है, सबसे पहला एल्बुमिन होती है, फिर ग्लोबुलिन होती है और फिर फाइब्रिन होती है। तो अगर हम बात करें ग्लोबुलिन के बारे में, तो ग्लोबुलिन 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो एंटीबॉडीज कौन सी है? गामा ग्लोबुलिन होती है। आई बात समझ में बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इस रक्त समूह के बारे में। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है, रक्त समूह के अंदर ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी, ओ, इनमें ए एंटीजन पाए जाते हैं। अब यहां पर हमने क्या काम किया है, हमने यहां पर एंटीजन को कैपिटल लेटर में लिखा है, जबकि एंटीबॉडी को हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, वैसे अगर दोनों स्मॉल लग दिया जाए तो भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैपिटल ए यानी आपके ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन है, बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन है, ए एंटीबॉडी है। दोनों ही प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ओ के अंदर एक भी एंटीजन नहीं है, दोनों प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित होती है। अब देखो एक्चुअल में इनका व्यक्तित्व क्या है, किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, मैं उसी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। अगर बच्चों हम बात करें ए और बी के बारे में, अगर मैं आपसे कहूं कि हम ए का ब्लड बी के अंदर ट्रांसफर कर दें, ठीक है, बी के अंदर ट्रांसफर करते हैं किसका? ए का ब्लड, तो देखो होगा क्या, इसकी एंटीबॉडी ए है, एंटीजन ए है और इसकी एंटीबॉडी ए है। ये इसको मारने की कोशिश करेगा, पहचान लेगा, क्रॉस कर देगा। एंटीबॉडी क्या करती है? कोई भी बाह्य कण को पहचान कर उनको नष्ट कर देती है। तो आपने अगर देखा, इसकी एंटीबॉडी ए, इसका एंटीजन ए, दोनों समान मिल गए, खत्म कहानी। इसकी एंटीजन बी, इसकी एंटीबॉडी बी, ये भी दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? क्रॉस कर जाएंगे। दोनों के आपस में क्रॉस होने की वजह से आप ये रक्त समूह एक दूसरे को नहीं चढ़ा सकते, ना तो आप ए का रक्त समूह बी में चढ़ा सकते हो और ना ही बी का रक्त ए में चढ़ा सकते हो। ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देंगे। चलो साहब बात करेंगे ए बी के बारे में। बच्चों ए बी में दोनों प्रकार के एंटीजन है, लेकिन किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई गई, निल है। अगर एंटीबॉडी नहीं पाई गई है तो आप इसको किसी का भी रक्त दे दो, हर प्रकार का रक्त आप अगर इसको दोगे तो इसमें कोई भी रक्त जो है वो खराब नहीं, मतलब खराब कहने का मतलब यह है कि किसी भी रक्त का रिजेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन करने के लिए एंटीबॉडी का होना जरूरी होता है। रिजेक्शन कौन करेगा? एंटीबॉडी करेगी। अरे बहुत छोटी सी चीज है, आप देखो आज आपके घर में आपके माता पिता हैं, आप अगर अपने दोस्तों को अपने घर में लाकर पार्टी करवाना चाहते हो तो आपके घर वाले, आपके माता पिता, आपकी फैमिली आपके लिए एंटीबॉडी का काम करेंगी और आपको किसी भी प्रकार से अंदर घुसने नहीं देंगे। ठीक है, मना कर देंगे और आपको मना करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आपके घर वाले नहीं है और आपके दोस्त कह रहे हैं कि अरे यार भैया आज तो पार्टी करेंगे यार, मस्त बैठेंगे एकदम फर्स्ट क्लास, आप क्या बोलोगे? मेरे घर आ जा। तो बोले अरे यार मम्मी पापा, क्या मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं आज के लिए, तो बढ़िया अपन बैठेंगे साथ में, गप्पे वप्पे लड़ाएंगे, एकदम बढ़िया खाना वाना बनाएंगे, एकदम पनीर वनीर की सब्जी बनेगी आज तो शानदार, और पार्टी करेंगे दबा के। तो ये पार्टी संभव क्यों हो पाई? क्योंकि आपके घर में आपको कोई रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं था। जब कोई रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं है तो आप तो किसी को भी लेके आ सकते हो, अपने सारे दोस्तों को लेके आ सकते हो, खूब पार्टी वार्टी कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आपका जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती और एंटीबॉडी नहीं पाने की वजह से ये सबका रक्त ले सकता है, इसीलिए इसको सर्वग्राही समूह कहा जाता है। अगली बात समझ में, सबका रक्त ले सकता है इसीलिए सर्वग्राही समूह कहा जाता है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, ब्लड ग्रुप ओ में किसी प्रकार के एंटीजन नहीं है, परंतु दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है और दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाने की वजह से आप यहां पर किसी को भी पार्टी नहीं दे सकते, पर पार्टी करने कहीं और जा सकते हैं। आगे बात समझ में, आप पार्टी करने कहीं भी जा सकते हैं, बस घर ही तो नहीं बुला सकते। इसका मतलब ये रक्त सबको रक्त देता है, परंतु ब्लड ग्रुप ओ के अलावा यानी स्वयं के अलावा किसी का रक्त नहीं ले सकता, इसीलिए इसको सर्वदाता समूह कहा जाता है। तो सर्वग्राही ए बी होता है, सर्वदाता ओ होता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी जिनमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा ऐसी स्थिति के अंदर? वो आराम से
अपना रक्त मतलब सॉरी किसी का भी रक्त आसानी से ले सकते हैं, परंतु अगर आपके अंदर या आपके रक्त समूह में एंटीबॉडी है तो रिस्ट्रिक्शन तो आएगा ही आएगा। अब रिस्ट्रिक्शन अगर आएगा तो ऐसी स्थिति के अंदर आप खुद बाहर जा सकते हो, यानी सबको रक्त दे सकते हो परंतु रक्त नहीं ले सकते, इसीलिए सर्वग्राही और सर्वदाता समूह होगा। अब यहां पर अगर मैं यहां पर RH कारक को जोड़ दूं तो मैं कहूंगा कि O नेगेटिव यानी ऋणात्मक ये समूह सर्वदाता समूह है, और जहां पर बात की जाए AB पॉजिटिव के बारे में तो ये सर्वग्राही समूह होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। रक्त का आदान प्रदान निम्न प्रकार से किया जाता है। देखो मैंने इसको थोड़ा सा और सही करने के लिए देखा गया है कि यहां पर अगर हम देखें तो ये एक ही तरफ स्थानांतरित करेगा जब मैं आपको सिंगल एरो प्रेजेंट करवाऊंगा, और ये डबल एरो के ऊपर जो है मतलब दोनों तरफ स्थानांतरित हो सकता है। यहां पर एक बात देखने वाली है, पॉजिटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव वाले को रक्त नहीं दे सकता, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है, ए वाला ए को दे सकता है, ए वाला ए बी को दे सकता है। आपने देखा होगा कि ए बी वाला जो है उसके ऊपर सभी के क्रॉस आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि क्या है, सर्वग्राही है। ठीक है, कैसे? ए वाला भी दे रहा है, बी वाला भी दे रहा है, ओ वाला भी दे रहा है। ठीक है, यानी क्या हो गया, सर्वग्राही हो गया। यही अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ के बारे में तो देखो सिर्फ ओ वाला ही ओ को रक्त दे रहा है, जबकि ओ वाला सबको रक्त दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि क्या है, सर्वदाता है। आई बात समझ में? तो ये बी वाला भी बैठेगा। देखो इसको किस तरीके से करेंगे, एक छोटा प्रयास मैं आपको करा के दिखाता हूं। यहां पर देखो हम लिखते हैं ग्रुप यहां लिखेंगे ग्राही, रिसीवर, और यहां लिखेंगे दाता, डोनर। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी, ओ। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इस बात। ठीक है, एक बार में बहुत सिंपल है, आराम से आएगा। ए वाला ए को ए से ले सकता है, ए को दे सकता है, बी से ले सकता है, बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी से ले सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ वाला ओ से ले सकता है और ओ को दे सकता है। ठीक है भाई, बात क्लियर है? अभी मैंने आपको सर्वदाता सर्वग्राही भी समझाया। ठीक है साहब, अब देखो, अब हम ए बी और ओ से ही सारणी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखना जरा। ए बी वाला क्या है, सर्वग्राही है, सबसे लेने वाला है। अगर ए बी वाला ए से भी लेगा तो ए वाला जब देगा तभी तो ए बी वाला लेगा। ए ग्रुप ए बी वाले को डोनेट करता है, इसीलिए ए बी वाला ए को ग्रहण करता है। बी वाला ए बी वाले को डोनेट करेगा, इसीलिए ए बी वाला उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है साहब, अब ए बी वाला ए बी को तो दे सकता है। अब चौथा, ओ वाला ए बी वाले को देगा, इसीलिए ये ओ से लेगा। देख लो आप, ग्राही ए बी से भी ले लिया, ए से भी ले लिया, बी से भी ले लिया और ए बी से भी ले लिया। ठीक है साहब, ओ वाला ये ओ रक्त समूह ए बी को दे दिया, अब ए को भी दे सकता है, ए को दे सकता है, इसका मतलब ए लेगा। अगर हम बात करें बी को दे सकता है तो बी वाला भी इसको लेगा। अब ये सबको क्यों दे रहा है? क्योंकि क्या है, ये सर्वदाता है। आई बात समझ में? तो कैसे हुआ, कैसे मामला सेट हुआ इसका कि ए बी वाले ने रक्त सबसे लिया और ओ वाले ने सबको रक्त दिया। कैसे, किस तरीके से किया? तो देखो ए वाला, देखो जो जो ग्रुप है अपने,
ए वाला ए को देगा, बी वाला अपने आप को दे सकता है, अपने आप से ले सकता है, ए बी वाला अपने आप को दे सकता है, अपने आप से ले सकता है, ओ वाला अपने आप को दे सकता है, अपने आप से ले सकता है। ठीक है, ए बी वाला सबसे रक्त लेगा, तो जब सबसे रक्त लेगा, जब सब देंगे तभी तो लेगा, वरना कैसे ले पाएगा। अब ए वाले ने ए बी वाले को दिया, लो साहब दे दिया, बी वाले ने ए बी वाले को दिया, लो साहब दे दिया, ओ वाले ने ए बी वाले को दिया, लो साहब दे दिया। आ गया ना। ओ वाला क्या है, सर्वदाता, सबको देने वाला है, तो दो, ए को दे रहा है, लो साहब ए ले रहा है। ठीक है, और बी को दे रहा है, लो साहब बी ले रहा है, ए बी को दे रहा है, ए बी ले रहा है, ओ वाला ओ को ले रहा है। इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है और ये यूनिवर्सल रिसीवर है। आई बात समझ में बच्चों, ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ढंग से याद हो गया होगा। चलिए, नहीं याद हुआ हो, आप इस पर प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये याद नहीं होने वाला। बहुत आसान है और आसानी से याद हो जाएगा। अगला लेक्चर जब मैं शुरू करूंगा ना, तब मैं इस चीज को वापस से एक बार आपको बताऊंगा। देखो भाई, यही रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया देखते हैं। अब मैंने यहां पर सारी चीजें लिख दी है। एंटीजन ए पाया जाता है, इसमें एंटीजन बी पाया जाता है। ठीक है, रक्त दे सकते हैं ए को और ए बी को, सेम वही चीज लेंगे, किससे, ए से और ओ से लेंगे। ठीक है, बी वाला बी को रक्त दे सकता है, जबकि सॉरी इसमें एंटीजन बी पाया जाता है तथा बी और ए बी को रक्त दे सकता है। यहां पर बी और ओ वर्ग को ही रक्त ले सकता है। जो मैंने आपको पुरानी सारणी बनाई थी, सेम उसी पर ही आधारित है। ठीक है, ए बी वाला, इसमें किसी प्रकार का कोई भी जो है एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी नहीं होने की वजह से ये सिर्फ ए बी वाले को रक्त दे सकता है, परंतु सबसे ले सकता है। और ओ वाला, इनमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी है, कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए सबको रक्त देते हैं, परंतु सिर्फ ओ वाले से ही लेते हैं। अब देखो, एक चीज देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को रुधिर समूह का मिलान किए बिना दूसरे व्यक्ति को रुधिर दे दिया जाए, तो प्रतिजन यानी एंटीजन और एंटीबॉडी की परस्पर क्रिया से आरबीसी यानी रक्ताणु का गुच्छन हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ एक सवाल उठता है कि आपको अगर पता ना हो कि कौन किस व्यक्ति का रक्त समूह क्या है, तो आप उसको कौन सा रक्त दे सकते हैं, सर्वदाता वाला रक्त दे दो। यानी अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको ये बता सको, या आपके पास कोई टाइम नहीं है कि भाई क्या करना है, कौन सा रक्त चढ़ाएं, तो आप उसको ओ नेगेटिव रक्त चढ़ा दो। आपको रक्त जांचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर हम देखें तो यूनिवर्सल डोनर के लिए पे यही चीज सही होगी। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग इस पूरे रक्त को या रक्त समूह को देखते हैं। इसका एक और छोटा सा भाग है जिसको आरएच कारक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आरएच कारक वाला जो मामला है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाएंगे। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर ढंग से अच्छे से प्रिपेयर हो गया हो। अगर इसमें आपको कोई भी चीज, कोई भी समानता अगर आपको जो है पता नहीं चली हो, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कोई टॉपिक बताइए। ठीक है, यहाँ पर हम आपके उस टॉपिक का पूरी तरीके से जो है हम देखेंगे, सारी चीजों को हम करेंगे, उसके बाद पे जो भी है इसका हल निकालेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी टॉपिक कोई भी आपको समझ में नहीं आया हो, एंटीजन एंटीबॉडी, इसको मैं सारा आपको अगले लेक्चर में रिपीट करूंगा, ताकि आप और ढंग से इसको जहां से देख सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सभी दोस्तों तक पहुंचाएं जो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम सभी उन सभी तक पहुंचे ताकि सभी का भला हो सके। ठीक है, नमस्कार।